नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आप उसी चेष्टा और मेहनत के साथ उनको देख रहे होंगे जिस प्रकार आपने पहले स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था। इसके साथ साथ मैं अभिभावकों से भी ये अपील करता हूं कि वो भी अपने बच्चों को ये वीडियो देखने के लिए लगातार प्रेरित करें, उन्हें उत्साहित करें और लगातार उन्हें इस क्रम में लगातार जोड़े रखें ताकि उनको इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा हो सके। और सारे वीडियो लगातार क्रम से आते जा रहे हैं, जैसे इस चैप्टर के पार्ट 1, 2, 3, 4 लगातार क्रम से हैं। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो पहले हमारे स्टार्टिंग के वीडियो देख कर के आएँ। जैसे पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो लगातार क्रम से जो डाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से देखना स्टार्ट कर दोगे। तो यदि आप बीच में से देखोगे तो आपको वो चीज़ अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आप स्टार्टिंग से उन वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको समझ में आता रहे। और जो बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं ये बोलूँगा कि वो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें जो इससे वंचित हैं, या अपने जो भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि हमारा उत्साह इसी प्रकार लगातार काम करने के लिए बना रहे। तो आगे की टॉपिक पर चलने से पहले जिस प्रकार हम आपको बताते हैं उसी प्रकार एक बार फिर से मैं जो कल अपने किया था उसका फास्टली एक बार दोहरान कराऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा कि क्या चीज़ हमने कल पढ़ी थी। कल बच्चों हमने अम्ल व क्षार के सामान्य गुण पढ़े थे। कल क्या पढ़ा था? अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। तो अम्ल और क्षार के सामान्य गुण में जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। ये नॉर्मल बात है, जान गए होंगे आप, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये दो चीज़ें नॉर्मल। तीसरी अभिक्रिया पढ़ी थी जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है, क्या कि अम्ल धातु के साथ रिएक्शंस करके लवण और H2 गैस देते हैं। रिएक्शंस जो आप देख पा रहे हो H2SO4 Zn, और ये रिएक्ट करके ZnSO4 H2 देते हैं। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। फिर एक क्वेश्चन लिया था अपने, खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। इसका भी मैंने आपको रीजन इसी से कनेक्टेड बताया था। रीजन क्या था? क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो धातु से क्रिया करके एक विषैला लवण बना लेते हैं। ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। चौथा क्या था पॉइंट कि क्षार धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्षार धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिएक्शंस 2NaOH ZnNa2 ZnO2 सोडियम जिंकेट लवण के रूप में बनाता है और H2 गैस भी इसके साथ साथ ये देता है। पांचवा पॉइंट था धातु ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति के हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। इसी प्रकार ये इसका उदाहरण हो गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड अम्ल और ये कॉपर क्लोराइड बनाता है और साथ में जल भी देता है। अर्थात धातु ऑक्साइड क्षार की तरह कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ ये क्या क्लियर हुआ था कि जो धातु ऑक्साइड है, अर्थात धातु ऑक्साइड है वो बच्चों क्षार की तरह कार्य करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उसके बाद में छठा पॉइंट था अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। इसका ये उदाहरण ये भी हमने कल देखा था। और सातवां और आठवां पॉइंट ये था कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं जो कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। इसी कारण ये अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। और अम्ल और क्षार, आठवां पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या था? अम्ल और क्षार जलीय विलयन में जब इनको डाला जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और अम्ल और क्षार के विलयनों को विद्युत अपघट्य के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। इन चीज़ों का बच्चों आपने कल अध्ययन किया था जिसको मैंने एक बार फास्टली दोबारा रिपीट किया है आपके सामने। आज हम नए टॉपिक का जो अध्ययन करेंगे, नए टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है अम्ल और क्षार और लवण। जो तीन चीज़ हमने पढ़ रहे हैं हम लगातार क्रम से, उन तीनों चीज़ों में अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों चीज़ों का अपने कंबाइन रूप से अध्ययन करेंगे। इनके उपयोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण के उपयोगों के बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो मैं
हेडिंग लगा देता हूँ। आज किसके बारे में पढ़ेंगे अपने? अम्ल क्षार व लवणों के उपयोग। अम्ल क्षार व लवणों के उपयोग अर्थात ये कहाँ कहाँ पर काम आते हैं, इनके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। अम्ल क्षार और लवण कहाँ कहाँ पर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों अध्ययन करेंगे, जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपने अम्लों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अम्लों के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है? अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग, इसका अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अम्लों के उपयोग में सबसे पहले देखो कि पहला पॉइंट क्या है अम्लों के उपयोग में, कि ऐसे अम्ल जो अकार्बनिक अम्लों से बने होते हैं, ऐसे अम्ल जो अकार्बनिक अम्लों से बने होते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। ऐसे अम्ल जो अकार्बनिक अम्लों से बने होते हैं, उसे खनिज अम्ल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। ऐसे अम्ल जो अकार्बनिक अम्लों से बने होते हैं उसे खनिज अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? खनिज अम्ल। अकार्बनिक की बात आई तो ये दो प्रकार के होते हैं अम्ल। तो जैसे अपने अध्ययन कर ही रहे हैं, HCl है, H2SO4 है, आप देखते आ रहे हो, लगातार इन चीज़ों का अपने अध्ययन करते आ रहे हैं। कल भी किया था, स्टार्टिंग में भी किया था। HNO3 है, H3PO4 है, ये सारे अम्लों के अंदर आते हैं। तो ये मेन यहाँ बात है अकार्बनिक की। मेन जो पॉइंट है वो किसका है? अकार्बनिक का। तो ये बच्चों मतलब दो प्रकार के होते हैं। रसायन विज्ञान भी दो भागों में जैसे डिवाइड आगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक में वो आते हैं जिसमें कार्बन साथ में काम आता है रिएक्शंस में, या और कहीं भी किसी प्रकार से कार्बन का जुड़ाव होता है या जुड़ा रहता है, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। और अकार्बनिक में वो आते हैं जिसमें कार्बन का उपयोग कम होता है या कम जगह पर कार्बन काम में लाया जाता है। ऐसे क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक। तो देखो अपने पहले बात कर रहे हैं कार्बनिक की, किसकी बात कर सॉरी अकार्बनिक की। पहले किसकी बात कर रहे हैं? अपने अकार्बनिक की। तो इसका देखो उदाहरण, अकार्बनिक की बात कर रहे हैं, उदाहरण देखो इसका कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बच्चों, इसमें ऐसे आएंगे सारे, ध्यान देना, जिसमें कार्बन नहीं होगा। जिसमें क्या नहीं होगा? कार्बन नहीं होगा। तो HCl एक नंबर, जैसे HNO3 दो नंबर, या H2SO4, ये अम्ल हैं सारे, लेकिन अकार्बनिक अम्ल है। लेकिन कौन से अम्ल है? अकार्बनिक। HCl है, HNO3 है, ये सारे कौन कौन से हैं? अकार्बनिक अम्ल है। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 कौन सा है बताओ? याद है क्या? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। नाम याद होने चाहिए इनके, बता चुका हूँ पहले आपको। H2SO4
सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तन्नूर, एक होता है सांद्र। वो कैसे होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तन्नूर और सांद्र के बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। तो HCl और HNO3 और H2SO4 ये हैं बच्चों अकार्बनिक अम्ल। ये कौन सी अम्ल हैं? अकार्बनिक अम्ल। मतलब आज अपने अम्ल, क्षार और लवणों के उपयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले अपने अध्ययन कर रहे हैं किसका? अम्लों के बारे में। किसका? एसिड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें अम्लों में भी पहला पॉइंट जो है अध्ययन करने के लिए वो कौन सा है? अकार्बनिक अम्लों का। कौन से अम्लों का बच्चों? अकार्बनिक अम्लों का। इसकी डेफिनेशंस क्या कहती हैं कि ऐसे अम्ल जो अकार्बनिक अम्लों से बने होते हैं, उसमें अकार्बनिक अम्लों के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो बनाता क्या है वो खनिज अम्ल बनाते हैं। जो ऐसे इस प्रकार के बने होते हैं कार्बनिक अम्लों के, वो क्या बनाते हैं? खनिज अम्ल। तो अर्थात इनको खनिज अम्ल कहेंगे, HCl को, HNO3 को, H2SO4 को। आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों, पहले का दूसरा पार्ट अकार्बनिक आ गया, अब आएगा कार्बनिक। अब कौन सा आएगा? कार्बनिक। तो कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन मौजूद हो। तो ये कौन से हैं कि जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में पाए जाने वाले होते हैं, जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में पाए जाने वाले होते हैं ना, उनको कार्बनिक अम्ल कहते हैं बच्चों। उनको क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। आगे बात समझ में? तो ये हो गए खनिज अम्ल। अब दूसरे में जो कौन से बताए हैं? जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं तथा व पेड़ पौधों में पाए जाने वाले पाए जाने वालों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल कहते हैं। आगे बात समझे? यानी जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं ना, उनको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? अपने कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये हो गया कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना। तो अब इसमें उसका तो एक अलग नाम भी था, अकार्बनिक अम्लों का तो एक दूसरा नाम भी था, जिसे खनिज अम्ल भी कहते हैं। इसका मतलब यही है, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखो इसके। जैसे पहला उदाहरण है इसका, 1 नंबर उदाहरण है इसका, CH3COOH। पहला कौन सा है? CH3COOH। इसको बच्चों एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड अम्ल हो गया ना। दूसरा है HCOOH। इसको बच्चों फॉर्मिक एसिड कहते हैं, या अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये इसका नाम हो गया। आगे बात सुनिए, इसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। और CH3COOH को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपने जो पढ़ रहे हैं उसमें जो ऊपर जो अपने पढ़ा है, ऊपर जो अपने अध्ययन किया है, उनका थोड़ा उपयोग देख लेते हैं। वो कहाँ कहाँ पर काम आते हैं, कैसे कैसे उनको यूज किया जाता है, कुछ एक का देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अम्लों का अध्ययन कर रहे हैं अपने। सबसे पहले मैं 1 नंबर पर अध्ययन करूंगा अम्लों में। जैसे ये तो 2 भाग हो गई, पहले अम्लों के उपयोग, अम्लों के ये फिर 2 उपयोग हो गए, 2 भागों में हो गया, अकार्बनिक का और कार्बनिक का, अकार्बनिक का और
कार्बनिक एसिड्स का। इनके एग्जाम्पल याद रखना। कार्बनिक में कौन कौन से आते हैं, HCl, HNO3, H2SO4 नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और कार्बनिक अम्लों में कौन कौन से आते हैं, जैसे इसमें 2 उदाहरण हैं, और भी वैसे हो सकते हैं लेकिन ये 2 उदाहरण अपने लिए हैं सामने। तो 1 नंबर मैं लिखता हूँ, जैसे पहले अपने अध्ययन करते हैं एट फर्स्ट HCl का उपयोग। सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, HCl का उपयोग। HCl का उपयोग, इसका अध्ययन करते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो इसका उपयोग बच्चों कहाँ कहाँ पर किया जाता है कि कई बड़े उद्योग धंधों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे तो आप लिखोगे विभिन्न उद्योगों में, विभिन्न उद्योगों में और उसमें जो बॉयलर लगे होते हैं उनको अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग धंधे जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो कारखाने चलते हैं उनमें बॉयलर लगे होते हैं अंदर, मशीनों में, मशीन के रूप में जो काम करते हैं, उनको साफ करने के लिए विभिन्न उद्योगों में, एक तो ये हो गया, और इसी में लिख सकते हैं अपने विभिन्न उद्योगों में लगे बॉयलर को अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और भी जैसे कहाँ पर काम में लिया जाता है, और इसके अलावा ये जैसे सिंक जो होता है, सिंक को और सैनिटरी को आदि को साफ करने में भी भी इसका उपयोग होता है। आदि को साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। आगे बात सुनिए। अब देखो ये हो गया HCl का उपयोग, ये तो किसका उपयोग हो गया, HCl का उपयोग। अब H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4 का दूसरा, H2SO4 का उपयोग। H2SO4 का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो H2SO4 का देखो बच्चों, एक तो विशेष बात ध्यान रखना, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे अम्लों का प्रश्न पूछा जाता है। इस पर 1 नंबर का, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसे अम्लों का क्या कहा जाता है, राजा कहते हैं या कहा जाता है। इसे अम्ल राज भी कहते हैं, एक नाम और है इसका, अम्ल राज। इसे क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। H2SO4 का उपयोग है, उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अम्ल राज का रासायनिक सूत्र लिखिए, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या लिखोगे, H2SO4। इसे अम्ल राज भी कहा जाता है, वो आगे आएगा अगले उपयोग में, मैं बताऊंगा आपको। अम्लराज वैसे एक्वारेजिया को कहते हैं। अम्लराज मतलब ये अम्लों का राजा हो गया। उसमें
एक भाग तो HNO3 का होता है, 3 भाग HCl के मिलाए जाते हैं। आगे अगले वाले उपयोग में आएगा, उसमें और मैं क्लियर करूंगा इस चीज़ को। तो विशेष तौर पर इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, और वहाँ एक अलग से जो बनेगा अम्लराज, वो भी वहाँ मैं क्लियर करूंगा। तो इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग उद्योगों में, सेलों में, वाहन की बैटरी में, मोटर गाड़ियों की जो बैटरी उसमें तेजाब बोलते हैं ना अपने, उसमें इसको डाला जाता है, H2SO4 को ही डाला जाता है। वाहन की बैटरी में, वाहनों की बैटरी में आदि आदि स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। तो H2SO4 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि इसे अम्लों का राजा कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका उपयोग उद्योगों में, सेलों में, वाहनों की बैटरी में आदि स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, फिर अगला देखो, तीसरा HNO3 का उपयोग। HNO3 का उपयोग, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग तो उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। कहाँ होता है कहाँ होता है इसका उपयोग? उर्वरक बनाने में होता है। ठीक है, तथा इसके अलावा चांदी और जो सोना होता है ना, इसके अलावा चांदी और सोना जैसे जो धातु होते हैं, उनसे जो बने हुए बर्तन होते हैं, उनको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चांदी व सोने से बने बर्तनों को साफ करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अब इसको साफ करने में एक विशेष मात्रा मिलाई जाती है। इसको साफ करने में एक विशेष मात्रा मिलाई जाती है, और उस विशेष मात्रा पर ये एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि उसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। उन बर्तनों को साफ करने के लिए एक विशेष मात्रा मिलाई जाती है। इसके लिए उनको साफ करने के लिए 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3 का विलयन काम में लेते हैं। HNO3 का विलयन मिलाते हैं। इसको एक्वारेजिया
या फिर अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया या फिर क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ये जो भाग मिलाया जाता है इसको एक्वारेजिया या फिर क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ठीक है, इसे एक्वारेजिया या फिर क्या कहते हैं, अम्लराज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर एक प्रश्न बनता है, छोटा प्रश्न, कि एक्वारेजिया क्या है। ध्यान देना, एक्वारेजिया क्या है। तो 3 भाग HCl के, कितने भाग हैं, 3 भाग, और 1 भाग HNO3 का। 1 भाग किसका, HNO3 का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। यानी ये जो सोने और चांदी के जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने में इसका उपयोग होता है। इसके लिए इसका जो घोल मिलाया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है, उसमें 3 भाग तो यानी 3 बूंद तो HCl की, ऐसे मान लो, और 1 बूंद HNO3 की। अगर छोटे तौर पर बात करें तो इस रूप में काम आएगा, और बड़े तौर पर बात करें तो ये 3 पार्ट तो HCl के और 1 पार्ट HNO3 का इस विलयन में मिलाया जाता है। ये बच्चों क्या कहलाता है, एक्वारेजिया, या जिसका दूसरा नाम अम्लराज है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, एक्वारेजिया क्या है या अम्लराज किसे कहते हैं। अब देखो, इसमें और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 भाग HNO3 के लिख देते हैं और 1 भाग HCl का लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन होता क्या है, 3 भाग तो HCl के होते हैं और 1 भाग HNO3 का होता है। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा मैं बता देता हूँ तरीका, वैसे कोई है नहीं, लेकिन ध्यान में रखने के लिए कि HCl का सूत्र छोटा है। फॉर्मूला HCl में देखो तीन ही चीज़ें आ रही है, HNO3 में थोड़ा बड़ा है। ठीक है, वैसे तो 3 चीज़ें ही हैं इसमें, HN और OR, इसमें HCl है। ये तो देखो 2 पार्टों से मिलकर बना है, H और Cl से। ये H, N और O 3 चीज़ों से मिलकर बना है, और इसमें 3 लिखा है, HNO3 है। बड़ा सूत्र है ना, तो बड़ा जो सूत्र है ना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, उसका तो 1 भाग ही लेना है। HNO3 इसका तो 1 भाग लेना है, जो छोटा सूत्र है उसके कितने भाग लेने हैं, 3 भाग। आपको याद रखने के लिए बताया है। ठीक है, वैसे कोई है नहीं इसमें ट्रिक, लेकिन मैंने बताई है आपको याद रखने के लिए। 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का मिलाया जाता है, इसको एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। बच्चों आगे बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया क्या है या अम्लराज क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और अब इस बार भी एग्जाम में आने के इसके चांसेस बनते हैं। अब की बार ये नहीं आया 2020 के एग्जाम में, तो अब की बार इसके चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगला प्रयोग 4 नंबर, CH3COOH। CH3COOH का उपयोग, तो CH3COOH का उपयोग देखते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग बच्चों खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में या सुरक्षित रखने में किया जाता है। जैसे अचार है, अचार जिसको अपने बोलते हैं, तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उपयोग सिरके के रूप में काम में लेते हैं, सिरका भी बोलते हैं उसको। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को सिरका जिसको बोलते हैं ना आपने, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अचार हो गया, अचार डालते हैं ना घरों में, सुरक्षित रखने में किया जाता है। सुरक्षित रखने में होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अम्लों के, ये किसके उपयोग हो गए, अम्लों के।
4 पॉइंट पढ़े आपने इसमें। अब दूसरा पॉइंट अपने अध्ययन करेंगे। 1 नंबर अम्लों का अध्ययन हो गया, अम्लों का उपयोग जो है वो हो गया 1 नंबर में। अम्लों के उपयोग अपने पढ़ लिए, अम्ल क्षार और लवणों के पढ़ रहे हैं। अब अपने 2 नंबर जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे क्षारों का। इसका करेंगे क्षारों का उपयोग। कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले पहला पॉइंट है क्षार में NaOH का उपयोग। सबसे पहले किसका उपयोग पढ़ेंगे? NaOH का उपयोग। NaOH का उपयोग। NaOH का उपयोग बच्चों अपमार्जक साबुन में ज़्यादा किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में भी इसका उपयोग सफाई के लिए किया जाता है। तो NaOH का उपयोग किस किस में किया जाता है? एक तो अपमार्जक में किया जाता है, साबुन में किया जाता है, अपमार्जक और साबुन में होता है, और वस्त्र उद्योगों में भी सफाई के रूप में होता है। वस्त्र उद्योगों में सफाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में सफाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? अपमार्जक में साबुन में किया जाता है और वस्त्र उद्योगों में सफाई के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर अगला देखो, दूसरा CaOH की होल ट्वाइस का उपयोग। CaOH की होल ट्वाइस का उपयोग। इसका उपयोग देखो बच्चों, मिट्टी की अम्लता दूर करने में होता है एक तो, यानी मिट्टी में जो अम्लता पाई जाती है उसको दूर करने में। इसके अलावा सफ़ेदी या जो चूना होता है ना, उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक तो होता है मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में होता है। इसके अलावा सफ़ेदी या जो चूना होता है, जो अपने घरों में की जाती है, वाइट वाइट पुताई की जाती है बाहर, सफ़ेदी या चूने के रूप में भी किया जाता है। चूने के रूप में किया जाता है। ठीक है? अगला देखो, तीसरा MgOH की होल ट्वाइस। इसको ध्यान देना, ये इसका सूत्र है, मैंने बताया भी था आपको, याद आ रहा है तो पहले। इसका नाम क्या होता है बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम क्या होता है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका नाम होता है, रासायनिक नाम है। ये तो रासायनिक सूत्र हो गया और ये हो गया इसका नाम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की होल ट्वाइस। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में, एंटीएसिड के रूप में पेट की अम्लता को या कब्ज दूर करने में किया जाता है। एंटीएसिड के रूप में इसका उपयोग, एंटीएसिड के रूप में इसका उपयोग एंटीएसिड के रूप में या एंटाइसिड भी कहते हैं इसको, एंटाइसिड के रूप में
पेट की अम्लता जिसे अपने बोलते हैं ना पेट में तेजाब बन गया, वो पेट की अम्लता व कब्ज दूर, पेट की अम्लता व कब्ज दूर करने में होता है। इस पर प्रश्न बनते हैं बच्चों, इनमें से प्रश्न आता है कि अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, या इसमें से सीधा पूछ लिया H2SO4 के दो उपयोग लिखो, HCl के लिखो, कार्बनिक अम्लों के कहाँ उपयोग होते हैं, कार्बनिक अम्लों के कहाँ होते हैं, NaOH का कहाँ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ काम आता है। इस प्रकार से इनमें से छोटे प्रश्न क्रिएट होते हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंटीएसिड के रूप में पेट की अम्लता व कब्ज दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। बात आ गई बच्चों समझ में। अब देखो ये हो गए क्षारों के उपयोग, ये किसके उपयोग हो गए, क्षारों के। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं अपने, इसका लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो देखो 3 नंबर, लवणों के उपयोग। तीसरा देखो लवणों के उपयोग, लवणों के उपयोग। लवणों में देखो बच्चों सबसे पहले 1 नंबर पर है CaCO3 के उपयोग। CaCO3 के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो CaCO3 का उपयोग संगमरमर के रूप में किया जाता है फर्श बनाने के लिए। कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में होता है, फर्श बनाने में होता है। तथा दूसरा लोहे जैसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करने में भी किया जाता है। लोहे जैसे अशुद्ध धातु को शुद्ध करने में, प्योर बनाने के लिए, शुद्ध करने में भी किया जाता है। लोहे जैसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करने में भी बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। लवणों के उपयोग पढ़ रहे हैं। दूसरा देखो फिर इसके बाद में AgNO3 का उपयोग। AgNO3 का उपयोग, AgNO3 का उपयोग बच्चों फोटोग्राफी में किया जाता है सबसे ज़्यादा, जो आजकल तो कम होता है। पहले अपने जो कैसेट बनाए जाते थे, रील बनाए जाते थे, फ़ोटो खींच के एक रील बनाई जाती थी, फिर उसके नेगेटिव तैयार होते थे, उनको धोने के लिए जो उपयोग किया जाता था वो AgNO3 होता था। क्या होता था, AgNO3। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इसमें किया जाता है। तो इसका उपयोग
फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी के रूप में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। AgNO3 का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। और इसके अलावा विस्फोट पदार्थ जो होते हैं ना, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कहाँ होता है? विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो फोटोग्राफी वाला इंपॉर्टेंट है। तो इस फोटोग्राफी के कारण ये AgNO3 का उपयोग इम्पोर्टेंट बन जाता है। फोटोग्राफी के कारण ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और एक ये विस्फोटक पदार्थ है, इसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखो इसका बच्चों, दो तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट देखो इसका, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस .24H2O। याद कर लेना इस सूत्र को, इंपॉर्टेंट सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र। किसका सूत्र है ये? फिटकरी का। पहले भी जिक्र किया था मैंने इस सूत्र का और इस नाम का भी, जहाँ तक मेरे को याद है, आपको याद है, याद होगा। K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस .24H2O। K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस, यानी जो बाहर ब्रैकेट में 3 लिखा है इसको होल थ्राइस बोलते हैं, 3 से बना है। ठीक है ना। SO4 की होल थ्राइस .24H2O, यानी जल के कितने अणु हैं इसमें? 24 बूंद है। कितने अणु है? 24 अणु। तो ये बच्चों फिटकड़ी का सूत्र है और ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि फिटकड़ी का रासायनिक सूत्र लिखिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये अपने दैनिक जीवन में भी बहुत जगह बच्चों काम में आती है फिटकरी। पानी शुद्ध करने में भी काम में आती है और भी बहुत सारे स्थानों पर इसको काम में लिया जाता है। नॉर्मल घरों में जो बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे पानी को शुद्ध करते हैं, आजकल तो नहीं होता है, जैसे फिल्टर वगैरह, ये RO वगैरह चल गए हैं। पहले लोग इसको यूज करते थे घरों में पानी में डालने के लिए। फिटकरी की छोटी सी जो कण है, थोड़े कण इसमें डाल दिए जाते थे, छोटी जो गांठ होती है फिटकड़ी की वो डाल देते थे और पानी शुद्ध हो जाता था। तो आजकल भी इसका बहुत उपयोग होता है। पहले तो ज़्यादा होता था, आजकल थोड़ा लोगों ने कम कर दिया, इतनी बात है। तो इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ही, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, इसका उपयोग जो है, यूज जो है इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, और उसके साथ साथ ये रोगाणुओं को भी नष्ट करने में काम आता है। जल तो शुद्ध करता ही है, जो उसमें जो कीटाणु होते हैं उसको भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, व इसके साथ साथ रोगाणुओं को जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करने में
किया जाता है। नष्ट करने में किया जाता है। फिटकरी का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में तो जो होता ही है, मेन बात तो ये तो है ही है। इसके साथ साथ जो रोगाणु होते हैं, जिनको अपने वायरस बोलते हैं, जो अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, जीवाणु है या जो कीटाणु है, विषाणु है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो तीन प्रकार के मेनली होते हैं, वो उनमें फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो वो उसी प्रकार के रोगाणु है जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको नष्ट करने में इसका उपयोग इसके साथ साथ किया जाता है। तो नॉर्मली कीटाणु इससे नष्ट हो जाते हैं, बाकी तो अलग अलग कीटाणु के लिए अलग अलग दवाई हैं। उसमें जैसे एक लाल दवा का नाम भी आपने सुना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका उपयोग भी होता है। तो अलग अलग कीटाणु को मारने के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं वैसे, लेकिन फिटकरी इसमें नॉर्मली रूप से काम कर जाती है। तो ये हो गए बच्चों आज जो अपने जिनका अध्ययन किया। टॉपिक क्या था अपना आज जिनका अध्ययन हुआ? उसमें अम्ल, क्षार और लवणों का उपयोग, जिसमें अम्लों का अध्ययन किया कि अम्लों में कौन कौन से जो उपयोग हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों के रूप में अम्लों का उपयोग किया जाता है। पहले कार्बनिक के रूप में, फिर HCl के रूप में, फिर H2SO4 के रूप में, HNO3 के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र भी आए, जैसे H2SO4 का उपयोग इसमें आया अम्ल के रूप में। H2SO4 में जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है, इसके कारण ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन इसमें उठ सकता है कि अम्लों का राजा क्या है, किसका अम्लों के राजा का सूत्र क्या होता है, या H2SO4 को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ये भी इसमें प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा फिर आगे हमने देखा HNO3 का उपयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें 3 भाग इम्पोर्टेंट किसके कारण है? 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का मिलाया जाता है, जिसे एक्वारेजिया कहते हैं। और इसका दूसरा नाम बच्चों अम्लराज होता है। दूसरा नाम क्या होता है इसका? अम्लराज। तो इसके कारण भी इम्पोर्टेंट बन जाता है HNO3 का उपयोग। फिर एसिटिक अम्ल का उपयोग देखा, ये आचार को सुरक्षित रखने में या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने या संरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हुए अम्लों के उपयोग। फिर देखा क्षारों के उपयोग। क्षारों में NaOH का उपयोग पड़ा, अपमार्जक साबुन के रूप में, वस्त्र उद्योगों के रूप में। फिर क्योंकि ज़्यादा है छोटे छोटे पॉइंट, इसलिए मैं बता देता हूँ। CaOH का उल्टा इसके उपयोग पड़े, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, सफ़ेदी करने में चूने के रूप में किया जाता है, ये देखा। फिर MgOH के उल्टा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये यहाँ इसका सूत्र ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र बनता है, इसके कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अलग नाम हो गया ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, ये 1 नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये कहाँ काम आता है? एंटी एसिड के रूप में काम आता है। पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता और कब्ज दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बताया आपको। फिर लवणों के आए। लवणों के उपयोग में अपने CaCO3 का उपयोग पड़ा। संगमरमर जो फर्श में अपने काम में लेते हैं मार्बल के रूप में, उसमें इसका उपयोग होता है। लोहे जैसे अशुद्ध धातु को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें लवणों के उपयोग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो 2 टॉपिक हैं। एक तो AgNO3 का उपयोग, सिल्वर नाइट्रेट जिसे कहा जाता है। इसका उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक दूसरा सूत्र जो है इम्पोर्टेंट, फिटकड़ी का सूत्र, K2SO4 Al2SO4 केवल 24H2O, और इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में और उसके रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भाषा शैली आपको समझ में आ रही होगी, और जो मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ अभिभावकों से और बच्चों से, दोनों से, कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बीच में स्किप नहीं करें। पूरा देखने से ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, अन्यथा बीच में देखने से इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से हमारे वीडियो की सीरीज़ देख करके आएँ। फिजिक्स टूल जो चैनल चल रहा है, उसमें आप चैनल पर क्लिक करोगे तो आपको
एक पेज में सबसे पहले होम लिखा होगा, ऊपर देखोगे आप, फिर आगे का क्रम में वीडियो लिखा होगा। वहाँ वीडियो में सारे वीडियोज़ खुल जाते हैं और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी वीडियो आप चाहो देख सकते हो। तो वहाँ से सारे वीडियो आप देखें, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और तब आपको ये चीज़ें सारी लगातार क्रम से समझ में आएंगी। सारे कड़ियों से जोड़ करके, मतलब एक कड़ी दर कड़ी हम वीडियो डालते जा रहे हैं ताकि आप उनको समझ सको। और इसके 10वीं के सिलेबस के अलावा सीनियर के वीडियो भी, 12वीं क्लास के वीडियो भी भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के डाले जा रहे हैं। 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो साइंस के बच्चे हैं उनसे भी आप बोलिए कि वो भी ये वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि साइंस वाले बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और जल्दी ही हम 11वीं क्लास की साइंस की क्लासें और 9th क्लास का भी वीडियो स्टार्ट करेंगे ताकि उन बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। वो सिलेबस चेंज होने की बात चल रही है, इसलिए हम थोड़ा उसमें लेट कर रहे हैं। तो इन बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा बोल करके, जो आपके संपर्क में है, ताकि हमारा उत्साह काम करने का, हम जो मेहनत कर रहे हैं काम करने का उत्साह लगातार बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आ सकें। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घरों में रहिए और खुश रहिए।